हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और मेडिवल हिस्ट्री की हमारी सीरीज में आज हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में समझेंगे। जैसे कि पहले हमने टॉपिक कवर किया है राष्ट्रकूटाज, आज हम गुर्जर प्रतिहार और फिर पाल और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है मेडिवल हिस्ट्री का, राइट, राष्ट्रकूटाज का, सो मेक श्योर यू वॉच दैट सेशन। और उससे पहले जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज कवर करी, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कवर करी, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। आप मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी से तभी जुड़ सकेंगे अगर आप सभी के सारे वीडियोस जो है वो थॉरोली देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन की एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। ऑलराइट, सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो आज हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो मैंने आपको जब पिछले सेशन में मैं राष्ट्रकूट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि किस तरह हर्षवर्धन के जाने के बाद नॉर्दर्न इंडिया में, या जो हिंदुस्तान है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ। सो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए तीन शक्तियां उभर कर आई: गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। और इन तीनों शक्तियों के बीच में जो कॉन्टेस्ट है कन्नौज को कंट्रोल करने का, वही हमारा ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है, ठीक है। क्योंकि कन्नौज से बैठे बैठे आप गुजरात एज वेल एज बंगाल एज वेल एज लाहौर और एज वेल एज दक्षिण भारत, सब सारे रीजन्स को आप कन्नौज से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जिसके हाथ में कन्नौज है, वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कन्नौज से बैठा बैठा, यानी दिल्ली दोआब का एरिया, वही कन्नौज सिटी की जो इंपॉर्टेंस थी वही फिर आगरा सिटी की बनी और वही फिर आज दिल्ली की है, ठीक है। सो अगर आपके कंट्रोल में ये दिल्ली दोआब का रीजन है तो आप बंगाल एज वेल एज गुजरात के ट्रेड को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यही प्राइज्ड जो है वो लोकेशन थी और इसी प्राइज लोकेशन के लिए जो है वो सारा कंटेस्ट था। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह हर्षवर्धन के जाने के बाद धीरे धीरे जो है वो पुष्यभूति जो एम्पायर है, जो डायनेस्टी है, वो खत्म हुई और उनकी जगह ले ली उन्हीं के फ्यूडल लॉर्ड्स ने। और फ्यूडल लॉर्ड्स में से गुर्जर प्रतिहार निकल कर आए। दक्षिण भारत में से चालुक्य और राष्ट्रकूटों में कंपटीशन हुआ, उसमें से पहले राष्ट्रकूट उभर के आए शक्तिशाली, फिर चालुक्य, फिर बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल सदर्न पॉइंट है वहां पर चोल, पांड्य, चेराओं के बीच में जो है वो कंपटीशन है। वो आगे आने वाले टॉपिक में जब चोल के बारे में आपको अलग से पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा बिल्कुल जो सदर्न मोस्ट टिप है वहां का कंपटीशन क्या है, ठीक है। सो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में समझते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, गुर्जर और प्रतिहार, हम इनको राजपूत मान के चलते हैं कि ये राजपूत हैं, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राजपूतों का भी लेंगे, क्योंकि राजपूतों को मैं अलग से टॉपिक में समझाऊंगा आपको, लेकिन आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन राजपूतों का भी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। The Gujar Pratihar dynasty was an imperial power during the late classical period on the Indian subcontinent that ruled much of northern India from mid 8th to 11th century. So इस पहले से हमें बिल्कुल बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मिलता है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। क्या है? एक इंपीरियल डायनेस्टी है, ठीक है, यानी कि किंगडम है, राजा और राजा के नीचे उसका पूरा का पूरा क्षेत्र, राइट। लेट क्लासिकल पीरियड, ठीक है। अब लेट क्लासिकल पीरियड किसे कहा जाता है? सो एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं ना, एंशिएंट पीरियड, उसी को ही क्लासिकल पीरियड कह देते हैं यूरोपियन हिस्टोरियंस। भारत में उसको हम एंशिएंट पीरियड कहते हैं, यूरोपियन हिस्टोरियंस उसी पीरियड को क्लासिकल पीरियड कहते हैं। और लेट क्लासिकल पीरियड कौन सा हुआ आपका? जो कि आप मान के चलिए कि 6th सेंचुरी के आसपास का जो पीरियड है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज एंड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ हर्षाज, वो जो पीरियड है 6th सेंचुरी के आसपास का, दैट इज लेट सेंचुरी, लेट क्लासिकल पीरियड। लेट क्लासिकल पीरियड के बाद मिडिवल पीरियड जो है वो शुरू होता है, और मिडिवल में भी अर्ली मिडिवल वाले पीरियड में 8 से 11th सेंचुरी तक नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में गुर्जर प्रतिहारों का डोमिनेशन रहा, ठीक है। तो डोमिनेशन अगर नॉर्दर्न इंडिया में है तो आप क्या गैस कर सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में किसके लिए होगा? या तो नॉर्थ वेस्टर्न में बंगाल, गुजरात के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है। सो या तो उसके अलावा अगर ईस्ट में है, ठीक है, और अगर अपर मतलब नॉर्दर्न पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो बंगाल के लिए, ठीक है। और अगर नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न में है तो लाहौर पेशवार के रास्ते जो खैबर वाला दर्रा है, जो कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ के लिए, ठीक है। तो इनमें से गुर्जर प्रतिहारों की जो स्ट्रांग होल्ड है वो शुरू होती है गुजरात मालवा वाले रीजन से, राजस्थान वाले रीजन से, मध्य प्रदेश वाले रीजन से, और कोशिश रहती है उनकी कि कश्मीर से लेकर, बंगाल से लेकर नीचे
दक्कन तक का सारा एरिया एज वेल एज मुल्तान तक का सारा एरिया, ये सारा एरिया इनके कंट्रोल में रहे। ठीक है, सो यही कॉन्क्वेस्ट आज हमें समझना है कि कहाँ कहाँ तक ये अपने एम्पायर को फैला सके। ठीक है, सो दे रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर एट कन्नौज। सो मुख्य कैपिटल्स गुर्जर प्रतिहारों की पहले कैपिटल रही उज्जैन और फिर रही कन्नौज में। ठीक है, सो अब गुर्जर प्रतिहारों के कुछ मुख्य शासकों के बारे में देखते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, केवल हम बहुत प्रिसाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली उनकी कैपिटल उज्जैन रही, तो दूसरी कैपिटल जो है वो रही कन्नौज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों में से धीरे धीरे इवेंचुअली कई राजपूत किंगडम्स निकली। ठीक है, परमार निकले, सोलंकी निकले, चंडेल निकले, कालचूड़ी निकले, चौहान निकले, चाहमनाज से चौहान बन गए। ठीक है, परमार अलग हो गए, कुछ गुजर अलग हो गए, चालुक्य अलग हो गए उनमें से। ठीक है, सो कई सारी जो हैं वो ब्रांचेस राजपूतों की निकली है, लेकिन राजपूतों को मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पहला शासक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट शासक है। गुर्जर प्रतिहारों का जो ओरिजिन है, द वेरी मतलब जहां से निकला है, वो बहुत आप मान सकते हैं कि आज तक इतिहासकारों में कंटेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि इतिहास जो है वो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और अलग अलग क्षेत्र के इतिहासकार, अलग अलग नेशनैलिटी के, अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफी के इतिहासकार जो है वो इतिहास को अपनी तरीके से डराइव करने की कोशिश करते हैं। तो भारत के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है ये भारत के नेटिव लोग हैं। ठीक है, जो यूरोपियन या जो टर्किक ओरिजिन के या जो रशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या मतलब कि हिस्टोरिकल साइंसेस में जो एक्सेल कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि सेंट्रल एशियाटिक यानी कि बैक्ट्रियन रीजन एज वेल एज कैस्पियन सी वाला जो खजर वाला जो रीजन है, खजरात वाले रीजन से या सेंट्रल एशियन बैक्ट्रिया वाले यानी जो टर्किक वाला रीजन है, यहां से ये ट्राइब्स जो है वो मूव करती हुई भारत पहुंची हैं समवेयर अराउंड 1 सेंचुरी बीसी से लेकर 1 सेंचुरी एडी के बीच। ये ट्राइब जो है वो मूव करती आई है, क्योंकि टर्किक भाषा में गुजर शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नोमैड्स के लिए, यानी जो मतलब ट्रेडिशनली जो मतलब भेड़ बकरियां जो चराते हैं उनके लिए, या गाय भैंस जो चराते हैं उनके लिए गुजर शब्द इस्तेमाल किया गया है टर्किक में। और वही गुजर या खजर शब्द जो है वो संस्कृताइजेशन हुआ है उसका, और वो गुजर शब्द में कन्वर्ट हुआ या गुजर शब्द में कन्वर्ट हुआ। और वही लोग सेंट्रल एशिया से मूव करते हुए, अगर मैं आपको मैप वाइज दिखाऊं, ठीक है, एक रफ सा मैप ड्रॉ करता हूं। अगर दिस इज कश्मीर, ये पामीर के पठार हैं। ठीक है, इधर अगर सेंट्रल एशिया है, इधर खजर वाला रीजन है, और ये अगर पेनिजुला है इंडिया का, एंड ये अगर पेनिजुला है इंडिया का, और ये गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो थार है। तो अगर कोई इधर से ऊपर से मूव करता आएगा ना, तो सिंध के रास्ते मतलब सिंधु नदी के रास्ते वो गुजरात में एंटर करता है। तो कुछ इस डायरेक्शन से जो है वो मूव करते हुए ये लोग, मतलब जेनेटिकली स्पीकिंग अगर आप डीएनए ट्रेस करते हैं, तो जो मैंने आपको बोली ना, जो ट्राइब है, जो खजर है या जो गुजर है, जो तर्किक रीजन में है, इन्हीं लोगों के जीन्स जो हैं वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के रास्ते, पाकिस्तान में मुल्तान, सिंध के रास्ते, गुजरात तक के रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो यही लोग हैं जो 1 बीसी से लेकर 1 एडी के बीच में इन्होंने मूव किया, और यहाँ के जो नेटिव्स थे, भारत के जो नेटिव्स थे, इवेंचुअली उनके साथ मिक्स होते गए, और राजपूत जो है वो उनमें से डराइव हो गए। ठीक है, सो 2 थ्योरीज यहाँ पर निकल कर आती है। पहली थ्योरी ये बोलती है कि जो माउंट अबू वाला जो रीजन है, इसी के अराउंड जो नेटिव लोग हैं यही राजपूत है या यही गुजर प्रतिहार थे। ठीक है, दूसरी थ्योरी जो टर्किक इतिहासकार है वो ये बोलते हैं कि, या जो वहाँ के एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि हमने डीएनए स्टडी कर ली है, यही लोग माइग्रेट करते हुए इधर तक आए। लेकिन पूरी तरह खारिज हम इस पॉइंट को भी नहीं कर सकते कि यहाँ के नेटिव लोग भी थे, और यहाँ के राजस्थान के नेटिव लोग और बाहर से आने वाले जो गुजर लोग हैं, उन दोनों के आपस में जो है वो मिक्स हुआ ब्लड, और फाइनली जो है वो हमें गुजर प्रतिहार या राजपूत क्लैंस जो है वो डेवलप होती हुई नजर आई। और जो प्रेजेंट डे इतिहासकार हैं, जो प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मिक्स हो गया ब्लड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मिक्स हो गया, माइग्रेशन हुआ होगा, डेफिनेटली माइग्रेशन हुआ होगा, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो नेचुरल है। इंसान
लाखों सालों से, 20-30 लाख सालों से इंसान माइग्रेट ही तो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि यहाँ के रिलेटिवली बंजर क्षेत्र से, सेंट्रल एशियाटिक बंजर क्षेत्र से अगर लोग जो है वो, और ख़ास तौर पे भेड़ बकरियाँ और जानवर मतलब पशु चराने वाले लोग अगर मूव करते हुए रिलेटिवली सिंध नदी के साथ मूव करते हुए गुजरात तक पहुँचे हों, या मतलब कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन तक अगर मतलब अपने पशु चराते हुए, यानी बेहतर चरागाह की तलाश में लोग माइग्रेट करते हुए आ गए हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो गुर्जर प्रतिहारों के ओरिजिन पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन एक अभी एक मतलब रिसेंटली 21st सेंचुरी में एक सहमति बनने लगी है कि माइग्रेशन एज वेल एज इंडिजिनस जो लोग थे उनका, जो माइग्रेटेड एज वेल एज इंडिजिनस लोगों के मिक्स होने के कारण जो है वो यहाँ पर ये ट्राइब्स बनी है। ठीक है, जो कि सेमी नोमैडिक एज वेल एज वॉरिंग ट्राइब्स हैं। सेमी नोमैडिक भी हैं और वॉरिंग है, क्योंकि अगर आप हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगर आप ट्राइब्स को स्टडी करेंगे ना प्रेजेंट डे, तो वहां पर आपको गुज्जर नाम की एक ट्राइब नजर आएगी, और वो गुज्जर वही, उन गुज्जरों का अगर आप डीएनए या उनका अगर आप बेसिक फिजिकल फीचर्स भी चेक करेंगे ना, तो लॉन्ग पॉइंटेड नोज, पॉइंटेड ईयर्स, शार्प जॉ लाइन, लॉन्ग मतलब टॉल, स्लिम एंड टॉल स्टैचर, इस तरह का स्टैचर उनका देखने को मिलता है। और वही लोग जो है वो कश्मीर और काशगर और या सेंट्रल एशियाटिक रीजन में भी वैसे ही मतलब तर्किक लोग भी जो है वो कुछ उसी तरह के कदकाठी के होते हैं। और अगर आप राजपूतों को देखेंगे, किसी भी राजपूत राजा की फोटो अगर आप उठा के देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको उन राजपूत राजाओं की फोटो की जो उनकी नोज जो मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी नोज। ठीक है, कहीं भी देख लीजिएगा। तो ये जो नोज है, इस तरह की जो पॉइंटेड नोज वाला जो ये मतलब एस्थेटिक है ना, ये जो पॉइंटेड नोज है, लॉन्ग पॉइंटेड नोज, किसी भी राजपूत जैसे मेरी नाक जो है वो गोल है, बहुत सारे जो है वो ये जो गोल नाक है ना, ये नेटिव इंडियंस की, जो नेटिव इंडिजिनस जो लोग हैं ना, इनकी है ये राउंड नोज। और जो ये पॉइंटेड लॉन्ग पॉइंटेड नोज है, ये मतलब ये मूव जो माइग्रेट करके आए हैं बाहर से लोग, उनकी है ऐसी लॉन्ग पॉइंटेड नोज। ठीक है, तो बहुत सारे राजपूत राजाओं के अगर आप इमेजेस देखेंगे तो आपको उनकी लॉन्ग पॉइंटेड नोज नजर आएगी। और आज भी अगर आप नॉट जस्ट इंडिया के, राजस्थान गुजरात के राजपूत, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, यहाँ के राजपूतों को अगर आप देखेंगे तो उनकी भी यही जो है वो लॉन्ग पॉइंटेड नोज, सब में ये कैरेक्टर नज़र आएगा। और कुछ भारत की जो ट्राइब्स हैं, गुजर ट्राइब जैसे है, उनमें ये लॉन्ग पॉइंटेड नोज नज़र आती है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों के ओरिजिन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, और हमें इतना डीप में नहीं जाना। मैंने आपको वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मतलब अननेसेसरी डीप की बता दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी समझ डेवलप हो, प्रोपेगेंडा में ना बहें आप। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट समझें कि हिस्टीरियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, अलग अलग नेशनल बैकग्राउंड के जो हिस्टोरियंस हैं वो, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, या जो मान के चलिए आप जो स्टडी कर रहे हैं इन सब स्पेसिमेंस की, इन फॉसिल्स की, ठीक है, वो लोग हिस्ट्री को अपने अपने हिसाब से जो है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कंक्लूजन्स प्रिपेयर करने हैं, हमें एक बैलेंस कंक्लूजन प्रिपेयर करने हैं, और बैलेंस कंक्लूजन ये है कि मिक्स हुआ है। आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि माइग्रेशन हुआ है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि नेटिव लोग थे, बिकॉज ऑब्वियसली नेटिव लोग थे। तो मिक्स होना भी आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हजारों 2000 साल हो गया है तो मिक्स भी ऑब्वियसली हुआ ही है। ठीक है, लेकिन भारत का कल्चर जो है वो डोमिनेटिंग था, जो इंडिजिनस कल्चर है वो डोमिनेटिंग था ऑब्वियसली। तो बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनका इंडिजनाइजेशन हो गया, उनका संस्कृताइजेशन हो गया। वो हिंदू धर्म में एक एक करके, भले ही वो किसी भी तरह का जो है वो मतलब धर्म या कोई भी स्पिरिचुअल या मतलब रिलीजियस मतलब फिलॉसफी लेकर आए हो, उनका इंडियनाइजेशन हुआ है भारत आकर। ठीक है, ये तो बात रहा गुर्जर प्रतिहारों के ओरिजिन पर। लेकिन गुर्जर प्रतिहार, ये जो शाब्दिक अर्थ है यहां से भी निकल कर आता है। मतलब गुर्जर जो शब्द मैंने आपको बताया कि जो टर्किक भाषा से निकल कर आता है। ठीक है, कुछ ऐसे गोजर पढ़ते हैं वो इसे, ये खजर शब्द से निकल कर आया है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। और भारत के हिसाब से जो है वो बहुत कंटेस्टेड है, मतलब बहुत गुर जमा अजर मानते हैं संस्कृत वाले लोग। ठीक है, लेकिन वो हाईली स्पेकुलेटिव है। ये गुजर वाली जो फिलॉसफी है ये बेटर लगती है। लेकिन प्रतिहार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वारपाल, यानी जो दरवाजे की रक्षा करता है। तो मैंने आपको हमेशा से बोला भारत का दरवाजा क्या है, भारत के लिए एंट्री है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कौन रक्षा कर रहा था भारत पूरे हिंदुस्तान की?
राजपूत। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो क्लैंस बाहरी इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर रही थी वो ऑब्वियसली प्रतिहार हुए, तो वहां से गुजर और प्रतिहार। और गुजर जो है वो, देखिए गुजर लोगों का जो आप मान के चलिए कि रहने का स्थान गुजरात नहीं है अकेला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में मुल्तान, सिंध, हर जगह पर आपको जो है वो गुजर, और गुजरों से ही जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुए राजपूत जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो गुजरात इसलिए कहा गया क्योंकि मतलब इनिशियली जिन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश करी अपनी, वो गुजरात रीजन से या इस वाले रीजन से जो है वो डेवलप हुए, इसलिए गुजर प्रतिहार जो है वो नाम उनके साथ जुड़ा। प्रतिहार उनका आप मान सकते हैं कि उनकी ड्यूटी थी कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे किसे, बाउंड्रीज को। अब अगर आप राष्ट्रकूट के डायरेक्शन से देखें, अगर राष्ट्रकूट या मतलब कन्नड़ इतिहासकारों की तरफ से देखें, तो वो कहते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर था उसको प्रतिहार कहा जाता था। ठीक है, तो वो प्रतिहार है ये। और ये अगर गुजरा या गुजरा राष्ट्र वाले रीजन में रहते थे, ठीक है, और ये राष्ट्रकूटों के मंत्री थे, तो ये गुजर प्रतिहार कहलाए। लेकिन इस पॉइंट में डिराई नहीं कर सकते आप कि प्रतिहार शब्द निकला है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की प्रोटेक्शन करते थे, इसलिए प्रतिहार वर्ड निकला है। ठीक है, सो गुजर प्रतिहार शब्द कहां से निकला, ये भी काफी जो है वो समझ रहे हैं, कंफ्यूजन है इसमें। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें बेसिक सेंस समझना है कि गुजर प्रतिहार आखिर है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला शासक देखते हैं गुजर प्रतिहारों का, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट फर्स्ट 730 से 756 सीई एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ईस्ट एंड साउथ फ्रॉम मंदोर। अब मंदोर जो है ना जोधपुर का क्षेत्र है। ठीक है, सो जोधपुर के क्षेत्र के आसपास पड़ता है मंदोर, और मंदोर से नागभट्ट प्रथम ने ईस्ट एज वेल एज साउथ में मूव करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं आपको मैप में दिखाता हूं, देखिए ये है मंदोर, यहां पर पड़ रहा है आपका मंदोर, और यहां से अब देखिए राजस्थान है, उपजाऊ भूमि नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी राजस्थान के राजाओं से सबका झगड़ा क्यों है, क्या लगता है आपको? झगड़ा इसीलिए है क्योंकि अगर कोई कन्नौज से, है ना, ये वाला क्षेत्र आप दिल्ली द्वाब का क्षेत्र मान लीजिए, ये जो दिल्ली द्वाब का क्षेत्र है, यहां से अगर कोई गुजरात के रास्ते अरेबिया में ट्रेड करना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली राजस्थान से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस राजस्थान की, कि राजस्थान जो है वो बीच रास्ते में पड़ता है। सो इधर से मूव करना शुरू किया। सो दैट मीन्स अगर कोई कन्नौज के रास्ते कन्नौज से ट्रेड ला रहा है और गुजरात के रास्ते वो अरब से ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, तो उसको राजस्थान से गुजरना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहां से अब प्रतिहारों को ये पूरा एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अब एक रास्ता तो राजस्थान से गुजर के हो जाएगा, एक दूसरा रास्ता जो है वो आएगा आपका मालवा से गुजर कर, इधर से भी तो जाया जा सकता है। ठीक है, सो दैट मीन्स राजस्थान एज वेल एज मालवा का क्षेत्र अगर अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, दिस इज मालवा। ठीक है, मालवा का क्षेत्र अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, तो कोई अगर मालवा, और अगर कोई बंगाल से भी, है ना, कोई अगर बंगाल से भी आने की कोशिश कर रहा है तो उससे भी आप चुंगी या टोल जो है वो ले सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और यही करने की कोशिश करी किसने, नागभट्ट प्रथम ने। आइए देखते हैं कैसे। सो मंडोर से कॉन्करिंग मालवा एज फार एज ग्वालियर एंड पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात। देखिए, सो ग्वालियर कंट्रोल किया, ठीक है, यहां से ग्वालियर कंट्रोल किया, और दूसरा कंट्रोल किया पोर्ट ऑफ भरूच। यहां पर पोर्ट ऑफ भरूच है, यानी नर्मदा नदी जहां पर समुद्र में आके जुड़ती है, वो भरूच पोर्ट वाला रीजन है। ठीक है, और ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने आपको बताई नर्मदा नदी, यानी कि अगर आपको अरेबियन सी से एंटर करना है अंदर इंडिया में, तो नर्मदा नदी के रास्ते एंटर कर सकते हैं छोटी बोट्स। ठीक है, कुछ कुछ दूरी तक तो कर ही सकती है। सो दैट मीन्स ये ट्रेडिंग पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ग्वालियर वाला रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां अगर आपने कर लिया, मालवा आपके कंट्रोल में, ठीक है, राजस्थान आपके कंट्रोल में है ही, तो कोई दिल्ली द्वाब से अगर गुजरात जाना चाह रहा है तो आपके एरिया से जाना पड़ेगा। और अगर आपने भरूच को ही अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अगर मान लीजिए कोई अगर बंगाल से गुजरात के रास्ते अरब में ट्रेड करना चाह रहा है, तो पहली बात तो उनको आपके रीजन से गुजरना पड़ेगा, तो आप उनके कारावान से टैक्स लेंगे ताकि उनके कारावान को आप प्रोटेक्शन देंगे। फिर उसके बाद वो आप ही के ही पोर्ट से आगे ट्रेड करेंगे,
तो पोर्ट पर भी जो है वो सारे के सारे जितने व्यापारी हैं वो आपको टैक्स देंगे, आप उनको जो है अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सो मार्केट पर आपका कंट्रोल है। तो भरोच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो आप एक्सपेक्ट गैस कर ही सकते हैं कि अगर देखिए ग्वालियर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भरोच इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो दैट मीन्स इधर जो राष्ट्रकूट बैठे हैं, राष्ट्रकूटों को भी जो है वो अब यही रहेगा कि राष्ट्रकूट भी कंट्रोल करे भरोच को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटेस्ट देखते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे। He established his capital at Avanti in Malwa and checked the expansion of Arabs who had established themselves in Sindh। अब देखिए, अब ये है आपका सिंध वाला एरिया, ठीक है। सिंध नदी है और ये सिंध वाला एरिया है, ठीक है। 7वीं सेंचुरी के बाद जो है वो उमायद कैलिफत या उसके बाद अब्बासिद ने मोहम्मद द्वारा शुरू किया हुआ जो ट्रेंड है इस्लाम को फैलाने का, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। सो मोहम्मद ने सऊदी से शुरू किया था, है ना, ये सऊदी अरेबिया मोहम्मद ने सऊदी से शुरू किया था। उमायद ने उसको फैलाया सऊदी से बाहर अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में इनफैक्ट उमायद जो है वो स्पेन तक भी पहुंचा, और एशिया में तुर्की वाला पूरा रीजन ऊपर अनातोलिया, लेकिन भारत की तरफ वो केवल सिंध तक ही पहुंच सके, सिंध से वो आगे नहीं बढ़ सके। सिंध नदी से आगे, सिंध नदी से आगे क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि आगे जो है वो यहाँ पर गुजर प्रतिहार बैठे हैं। लेकिन सिंध नदी वाला एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पर्शियंस के समय से ही सिंध नदी वाला रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। और ये जो अरबी है इनके पास कुछ खास प्रोडक्शन है नहीं, हरियाली तो है नहीं यहाँ पे। और सिंध वाला रीजन देखिए हरा दिखता है, और सिंध के रास्ते मुल्तान और पंजाब, ये सारा जो है वो हरा भरा रीजन। और यहाँ से उत्तर प्रदेश का पूरा ये जो ग्रीन बेल्ट है, बहुत हाईली प्रोडक्टिव बेल्ट है, इधर एंटर किया जा सकता है, ठीक है। सिंध वाले रीजन से कच्छ के रास्ते गुजरात में एंटर करके गुजरात के ट्रेडिंग पोर्ट्स जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन कच्छ इतना भयंकर, इतना बीहड़ क्षेत्र है, नमक के इतने लंबे लंबे मैदान है कि बड़ी सेनाएं यहां से ले जाना नामुमकिन है। थार से बड़ी सेनाएं ले जाना नामुमकिन है। दैट मीन्स अगर सिंध के किसी शासक को राजपूतों से कंटेस्ट करना है तो मुल्तान के रास्ते घूम कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुल्तान के रास्ते अगर वो घूम कर भी जाते हैं तो यहां पर जो है वो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी राजा है, ठीक है, हिंदू-शाही है, राजपूत है, और कई ट्राइबल क्लैंस हैं जो कि जानती है कि बाहरी इन्वेजन्स को रोक कर रखना, अंदर नहीं आने देना। तो गुजर प्रतिहार जब तक मजबूत रहे, मुसलमान जो है वो सिंध के आगे नहीं मूव कर सके। उसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स भी काम आते हैं, क्या क्या, थार और कच्छ के नमक के जो मैदान है और थार का जो डेजर्ट है, ये एक बहुत बड़ी बाधा जो है वो अरबियों के लिए बना रहा कि वो सिंध के बाद हिंदुस्तान में एंटर नहीं कर सके। और फिर उसके बाद कड़े राजपूत तो थे ही, या गुजर प्रतिहार तो थे ही, जिन्होंने उन्हें एंटर नहीं करने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इस मैप में हमें क्या क्या समझ आया? इस मैप में हमें समझ आया है कि ये रीजन है, ठीक है। यहाँ से शुरू किया नागभट्ट ने, और नागभट्ट ने ऑब्वियस जगह जो है वो कैप्चर करी, ग्वालियर को कैप्चर किया नागभट्ट ने, फिर उसके बाद कैप्चर किया भरोच को, और फिर धीरे धीरे करके जो है वो उसने, और इधर से उसने अरबियों को चेक में रखा दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। इधर से भी मतलब कच्छ के रास्ते से भी, और ऊपर मतलब अगर आप राजस्थान के जहाँ जहाँ हरा रीजन है ना, यहाँ से एंटर किया जा सकता है। इस रीजन से जो है वो कंट्रोल में रखा किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने, अरबियों को। अब देखिए, दिस इज द कन्नौज स्ट्रगल। ये मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये है गुजर प्रतिहारों का एक्सटेंट। इधर आपको अरब नजर आ रहे हैं, अरबी जो है वो कहां पर है? सिंध, सिंध के बाद मुल्तान पंजाब वाले रीजन तक अरबी जो है वो इवेंचुअली फैले, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कन्नौज। कन्नौज में राष्ट्रकूट एज वेल एज गुजर प्रतिहार एज वेल एज पाल, तीनों शक्तियां जो हैं वो कन्नौज को कंट्रोल करना चाहती हैं, ताकि गुजरात एज वेल एज गुजरात और बंगाल दोनों का ट्रेड जो है वो अपने हाथ में आ जाए। तो ये मैंने आपको मैप पहले समझा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको इसको रब कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और इसमें आपको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, ठीक है, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कन्नौज ट्रायंगल, तो ये मैप आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। आगे देखते हैं। सो दिस इज, ये मैप है गुजर प्रतिहारों का। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह जो है वो अरब्स ऑफ मंसूरा, ठीक है, उसके अलावा अरब्स ऑफ मुल्तान, अरब जो है वो बट गए। ये आपका सिंध का रीजन है, और ये गुजर प्रतिहारों का एक्सटेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। ये गुजर प्रतिहारों का एक्सटेंट है, आपको नजर आ रहा है। यहां पर देखिए
ये आपको नजर आ रहा है परमार, ठीक है, इधर चंडेल, राइट, नीचे जो है वो राष्ट्रकूट, चालुक्य, कलिंग, पाल, ठीक है, ऊपर यहां पर कश्मीर है, ये पहाड़ी राजा, यहां पर हिंदू शाही है इधर, ठीक है। तो ये है गुर्जर प्रतिहार का एक्सटेंट, राइट। पाटलिपुत्र था, एक समय था कि पाटलिपुत्र तक गुर्जर प्रतिहार जो है वो बढ़ गया था आगे। अब देखिएगा, इन दिस बैटल, विच बैटल, द बैटल बिटवीन नागभट्ट एंड द अरब्स, राइट। 738 सीई में नागभट्ट लेड अ कन्फेडरेसी ऑफ गुर्जर प्रतिहार टू डिफीट मुस्लिम अरब्स हु हैड टिल देन बीन प्रेसिंग ऑन विक्टोरियस टू वेस्ट एशिया एंड ईरान, ठीक है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया से मुसलमानों ने निकलना शुरू किया, ठीक है। सऊदी अरेबिया से मुसलमान एक डायरेक्शन में बढ़े, इजिप्ट, इजिप्ट के रास्ते मोरक्को तक पहुंचे वो, और फिर वहां से स्पेन, ठीक है, यूरोप में। दूसरी साइड उन्होंने टर्की को अपने कंट्रोल में किया, टर्की के रास्ते वो ईरान, ईरान के रास्ते ऊपर जो है वो सेंट्रल एशिया, और नीचे अफगानिस्तान, इराक, इराक तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सिंध वाला रीजन जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन उसके बाद वो भारत में एंटर नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अन्य जो है वो ट्राइबल जो क्लैंस थे, जो लड़ाकू क्लैंस थे, उनको इकट्ठा किया, राष्ट्रकूट शासकों को अपने साथ जोड़ा, परमार शासकों को अपने साथ जोड़ा, ठीक है, और एक कन्फेडरेसी तैयार करके जो है वो युद्ध लड़ा 738 सीई में। बहुत मतलब डिसिसिव फाइट रही वो। क्यों? क्योंकि अरब जो है उनकी सेना की संख्या बड़ी थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना, अरब जो है वो जिहाद का नारा लगाकर आते थे। और जिहाद क्या था बेसिकली? जिहाद में मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई शासक, कोई अरबी शासक, उसके पास केवल 10,000 की सेना है, लेकिन वो आक्रमण करना चाहता है भारत पे, ठीक है, और उसे पता है कि वहां पर बैठे हैं, मतलब हिंदू शाही शासक बैठे हैं, या राजपूत बैठे हैं, या गुर्जर प्रतिहार हैं, जो लड़ाकू क्लैन है, उनसे वो जीत नहीं सकेंगे। उनका पेशा है लड़ना, उनके पास हाथी घोड़े, मतलब बहुत सब बड़ी सेना है उनके पास, और वो पेशेवर जो है वो लड़ाकू हैं। आपके पास पेशेवर सेना केवल 10,000 की है, ठीक है, तो आप उनसे नहीं जीत सकते। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, हम धर्म युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान में देखिए काफिर बैठे हैं, और हम उन्हें जो है वो मुसलमान बनाएंगे, हम उन्हें इस्लाम के जो है वो अंडर लेकर आएंगे, ठीक है। और ऐसा अगर आप जिहाद का नारा लगाते हैं तो हो सकता है कि 10-20 हजार लोग आपके साथ और जुड़ जाएं। क्यों जुड़ जाएं? क्योंकि खुम्स के तहत अगर वो जिहाद करते हैं, तो अगर वो जीत गए तो उनको 5 में से, जीती हुई राशि में से जो भी लूट होगी उसमें से 5 में से 4 हिस्सा मिल जाएगा सेना को। और अगर वो हार गए तो उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। तो जिहाद के रास्ते आप जनता को मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें विन विन सिचुएशन होती है जनता के लिए। सो अगर अरबी अपने साथ 30,000 की सेना लेकर भी आए, तो उन 30,000 में से मान के चलिए कि 20,000 सैनिक तो आम लोग थे जो कि जिहाद करने आए थे, जिनका बिल्कुल बेसिक लालच ये था कि अगर जीत गए तो खुम्स के मुताबिक जो है वो इनाम मिलेगा, और अगर हार गए तो जन्नत मिल जाएगी, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन है। तो इस तरह 30,000 की सेना लेके अरबी आए। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार हैं, या जो अन्य, राजपूत टर्म मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे डेवलप हुई है राजपूत टर्म, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार और या जो अन्य वॉरिंग ट्राइब्स हैं, उन्होंने मिलकर जो है वो सामना किया, और वो पेशेवर लड़ाकू हैं। अगर उनकी सेना मतलब मानी जाती है कि 7 से 8 हजार थी, उन्होंने फिर भी उन्हें हरा दिया, क्योंकि दूसरी तरफ अरबियों की साइड जो है वो पेशेवर सैनिक नहीं थे, ठीक है। सो द कन्फेडरेसी लेड बाय नागभट्ट won in the battle in 738 CE. नागभट्ट defeated the Arab army under जुनायद एंड तमीन। याद रखेंगे, उमायद खलीफत के कमांडर थे जुनायद और तमीन ड्यूरिंग द खलीफत कैंपेन्स इन इंडिया। इसका हमें एग्जाम्पल जो है वो, या मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है? सो एक प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, संस्कृत में लिखी हुई है, रिटन इन संस्कृत, फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट, ठीक है। सो नागभट्ट के एक्सप्लॉइट्स को हमें, और इस युद्ध के बारे में जानकारी जो है उस प्रशस्ति से मिल रही है। नागभट्ट फर्स्ट वाज फॉलोड बाय 2 वीक सक्सेसर्स हु वर इन टर्न सक्सीडेड बाय वत्सराज। तो नागभट्ट के बाद 2 वीक सक्सेसर्स आए, और फिर उसके बाद आए वत्सराज 1775 से 805 तक। रिलेटिव स्टेबिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करी। वत्सराज के बाद आए नागभट्ट सेकंड।
अब नागभट्ट सेकंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं। द गुर्जर प्रतिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। सो नागभट्ट फर्स्ट, और फिर उसके बाद नागभट्ट काफी वीक सक्सेसर्स, और फिर नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के टाइम जो है वो गुर्जर प्रतिहार अपने एक्सटेंशन पर, काफी बड़े एक्सटेंशन तक पहुंच गया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन रामभद्र, हु रूल्ड ब्रीफली बिफोर बीइंग सक्सीडेड बाय हिज सन मिहिर भोज। नागभट्ट के बाद रामभद्र, और रामभद्र के बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज जो शासक हैं, जिसको हम भोज शासक कहते हैं या भोज प्रथम कहते हैं, इसको आपको दूसरे भोज के साथ, जो मालवा वाला भोज है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मिहिर भोज अलग हैं। सो मिहिर भोज के समय जो है वो एम्पायर अपनी पीक पर था एक्सपेंशन का, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपको मैप नजर आता है ना, तो ये मिहिर भोज के टाइम में आप कह सकते हैं, ये मिहिर भोज के टाइम में, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का मैक्सिमम एक्सटेंशन है ये, दिस इज मिहिर भोज। और आप यहां पर क्लियरली देख लीजिए, बंगाल के रास्ते जो भी गुजरात तक ट्रेड आएगा वो किसके कंट्रोल में है? गुर्जर प्रतिहार के कंट्रोल में। मध्य भारत या दक्षिण भारत से जो भी ट्रेड जो है वो गुजरात के रास्ते होने वाला है, वो सब जो है वो गुर्जर प्रतिहार के कंट्रोल में, ठीक है। तो ये मालवा वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन और कन्नौज वाला रीजन, ठीक है, और यहाँ पर बुंदेलखंड वाला रीजन, ये सारे रीजन जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के कंट्रोल में आ गए। किसके समय? आप कहेंगे मिहिर भोज के टाइम। अब देखिए, राष्ट्रकूटों ने मालवा वाला रीजन छीना और पालों ने जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वो इनसे छीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर भोज एंड हिज सक्सेसर्स महेंद्र पाल प्रथम, द प्रतिहारा एम्पायर रीच्ड इट्स पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, और मिहिर भोज के लड़के महेंद्र पाल प्रथम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शासक हैं, आपको ध्यान रखने हैं गुर्जर प्रतिहारों के। आगे बढ़ते हैं, अब भोज के बारे में बात करते हैं कुछ। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट सेकंड, क्योंकि बीच में जो है वो उनके लड़के आते हैं रामभद्र, रामभद्र के बाद नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड के बाद रामभद्र, रामभद्र के बाद मिहिर भोज, ठीक है। ही असेंडेड द थ्रोन इन 836 सीई एंड रेन्ड ऑलमोस्ट 46 ईयर्स। भोज को इतना इंपॉर्टेंट शासक क्यों माना जाता है? जिस तरह नागभट्ट सेकंड ने काफी लंबा जो है वो एम्पायर गुजारा, नागभट्ट फर्स्ट ने काफी लंबे समय तक शासन किया, 46 सालों तक, समझ रहे हैं, आधी, लगभग एक आधी सेंचुरी तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी अपने शासन में, ठीक है। तो काफी फला फूला होगा इनका शासन। और हमें एविडेंस कहां से मिलता है इनका? 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है ये। 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में पता चल रहा है हमें? मिहिर भोज के बारे में। कहां मिला है ये हमें? एट महोदय कन्नौज इज हिज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। भोज वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल आदिवर। सो आदिवर मिहिर भोज या आदिवर भोज जो है वो टाइटल, आदिवर टाइटल जो है वो लिया हुआ है किसने? और ये आदिवर टाइटल भोज का हमें कहां से देखने को मिलता है? हमें सिक्कों से देखने को मिलता है। तो मिहिर भोज के जो द्रह्म जो सिक्के हैं हमें देखने को मिले हैं, उसमें हमें ये टाइटल आदिवर देखने को मिला है, राइट, विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स। ही वाज डिफीटेड बाय पालास एंड राष्ट्रकूटास एंड आलचुडी। आलचुडीज आर एसेंशियली कलचुडी। जो कलचुडी कहां पर है आपके? मैं आपको मैप में दिखाता हूं, दीज आर कलचुडीज, ठीक है। तो देख रहे हैं आप बुंदेलखंड वाला रीजन, कलचुडी, ये आपको देखिए मालवा में परमार नजर आ रहे हैं, ठीक है, गुजरात में गुर्जर प्रतिहार नजर आ रहे हैं, सिंध में अरब है, ठीक है, अजमेर में चौहान है, दिल्ली में तोमर है, और कन्नौज में धीरे धीरे गढ़वाल, बिहार बंगाल में पाल, नीचे जो है वो आपको कलिंग नजर आएंगे, यहां पर चालुक्य नजर आ गए, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद का सीन है ये। गुर्जर प्रतिहारों के बाद जो है वो देखिए राजपूत क्लैंस में टूट गया गुर्जर प्रतिहारों का एम्पायर, ठीक है। तो अलचुड़ी पालों ने ऑब्वियसली, देखिए पाल क्या चाहते होंगे कि बुंदेलखंड वाला रीजन, कन्नौज वाला रीजन मिले इन्हें। राष्ट्रकूट क्या चाहते होंगे? मालवा वाला रीजन और कन्नौज वाला रीजन मिले, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार क्या चाहते हैं कि मालवा और कन्नौज और बुंदेलखंड तीनों रीजन इनके पास रहे। सो आई होप ये मालवा, कन्नौज, बुंदेलखंड, इस रीजन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही है। ये ट्रांजिशन है, समझ रहे हैं आप? मालवा के रास्ते कन्नौज से गुजरात जाया जा रहा है, बुंदेलखंड के रास्ते बंगाल से मालवा होते हुए गुजरात जाया जा रहा है, या बुंदेलखंड के रास्ते दक्कन जाया जा रहा है, या बुंदेलखंड के रास्ते आप उड़ीसा से कन्नौज जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड, ये मालवा, ये जो
रीजन है ना मध्य प्रदेश का, और प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश या थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो रीजन है, ये रास्ते हैं, ये पुराने एंशियंट ट्रेड रूट्स हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाकू वॉरिंग ट्राइब्स भी नजर आई हैं और काफी इंपॉर्टेंट किले भी इसीलिए बुंदेलखंड मालवा वाले रीजन में नजर आते हैं हमें। ठीक है, कालचूड़ीज जो है वो आपके बुंदेलखंड में एक्टिव थे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज रेन, बट ही रिगेन्ड हिज पावर इन द सेकेंड पार्ट डिफीटिंग पालस एंड राष्ट्रकूट। सो पाल और राष्ट्रकूटों ने मालवा छीन लिया, पालों ने बुंदेलखंड छीन लिया, कालचूड़ियों ने बुंदेलखंड छीन लिया। ठीक है, पहले किससे? मिहिर भोज से। लेकिन फिर मिहिर भोज ने फाइनली ये पूरा रीजन जो है वो रिगेन कर लिया। ही बिल्ट द सिटी भोजपाल या भोपाल। तो जो भोजपाल सिटी है, जो प्रेजेंट डे जिसको हम भोपाल कहते हैं, वो ऐसी सिटी जो भोज द्वारा पाली जा रही हो, तो भोजपाल, राइट। सो उसका जो है वो धीरे धीरे नाम उसका कन्वर्ट हो गया क्या? भोपाल। तो याद रखेंगे, भोपाल सिटी वॉज मेड बाय मिहिर भोज। ठीक है, आगे देखिए, बिटवीन 915 एंड 918 CE कन्नौज वॉज अटैक्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा III, who devastated the city leading to the weakening of प्रतिहार एम्पायर। ठीक है, मिहिर भोज के बाद उनके लड़के महेंद्र पाल के बाद जो है वो सक्सेसर जो रहे ना महेंद्र पाल के, वो धीरे धीरे वीक होते गए। ठीक है, क्यों वीक होते गए? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सके कन्नौज को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूट स्ट्रांग होते गए। क्योंकि जब मैं आपको मैप दिखाता हूं, जब देखिए ये राष्ट्रकूट का मैप है यहां पर, हाँ, जब प्रतिहार कन्नौज को कैप्चर कर रहे थे तो राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण में एक्सपेंड कर रहे थे, और इंडियन पेनिनसुला के वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न दोनों कोस्ट लाइन को राष्ट्रकूटों ने अपने कंट्रोल में किया। और यहां से अरबियों से होने वाला ट्रेड और साउथ ईस्ट एशिया, बंगाल एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया से होने वाला सारा ट्रेड जो है वो राष्ट्रकूटों ने अपने कंट्रोल में रखा। तो राष्ट्रकूट बहुत रिच हो गए। चालुक्यों को हराया उन्होंने, ईस्टर्न वेंगी के चालुक्यों को हराया। ठीक है, उसके अलावा चोला को हराया, पल्लवा को हराया। ठीक है, नीचे गंगास को हराया। इन सबको हराने के बाद काफी शक्तिशाली हो गया राष्ट्रकूट। तो इंदिरा III के टाइम तक आते आते यानी 10th सेंचुरी में तो राष्ट्रकूट काफी मजबूत थे, लेकिन अपने डिक्लाइन की तरफ भी बढ़ रहे थे, क्योंकि राष्ट्रकूट के अलावा चालुक्य भी स्ट्रांग हो रहे थे। लेकिन इंदिरा III के टाइम जो है वो इंदिरा III ने कन्नौज पर अटैक किया और प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया। और अगर कन्नौज पर अटैक किया होगा तो ऑब्वियसली मालवा भी गया होगा, क्योंकि मालवा के रास्ते ही कन्नौज पर अटैक किया होगा राष्ट्रकूटों ने, है ना। तो यही मैंने यहां पर बताने की कोशिश करी। इंदिरा III हु डेवास्टेटेड द सिटी लीडिंग द वीकनिंग ऑफ प्रतिहार एम्पायर। सो 915 से 18 के बीच इंदिरा III ने अटैक किया। राष्ट्रकूट शासक इंदिरा III ने कन्नौज को कंट्रोल किया और प्रतिहारों को कमजोर किया। तो अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मालवा कमजोर होने का मतलब क्या है? मालवा चला गया प्रतिहारों के हाथ से, ठीक है, कन्नौज चला गया प्रतिहारों के हाथ से। सो दैट मीन्स बंगाल से और दक्षिण भारत से होने वाला सारा ट्रेड जो है वो प्रतिहारों के हाथ से निकल गया। अब प्रतिहारों के हाथ में केवल और केवल ये उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत वाला जो ट्रेड है ये रह गया। अब यहां पर अरब भी प्रेशर डाल रहे हैं, सिंध भी प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से हिंदू शाही शासक भी प्रेशर डाल रहे हैं। सो राजपूतों के पास बचा क्या है? ये बंजर भूमि तो है राजस्थान की, यहां से कितना उगाएंगे वो? अरब का ट्रेड बचता है उनके पास, ठीक है, और यहां पर उपजाऊ भूमि तो है नहीं, तो वो अरबियों के साथ ट्रेड क्या करेंगे जब उनके पास प्रोड्यूसिंग रीजन ही नहीं है कोई, तो ठीक है। तो ये उनको घाटा रहा और इसीलिए धीरे धीरे जो है वो जो गुर्जर प्रतिहार है वो कमजोर हो गए। 9th सेंचुरी अरब अकाउंट बाय अ मर्चेंट अल मसौदी, सुलेमान नाम भी यूज किया गया इसके लिए। अल मसौदी जो है वो एनसीईआरटी में यूज किया गया वर्ड, रेफर्स टू द ग्रेट मिलिट्री पावर एंड रिचेस ऑफ किंगडम नेम अल जुज्र। अल जुज्र वर्ड जो है वो किंगडम का यूज किया अल मसौदी ने, जो कि माना जाता है कि गुजर शब्द का ही एक थोड़ा सा मतलब कि फारसी में उसने या अरबी में उसने कहा तो अल जुज्र कह दिया, ठीक है। एंड द किंग बौरा कहा उसने आदि वरहा, मतलब इतिहासकारों ने यह माना है कि आदि वरहा को उसने बौरा कहा, मतलब कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो वहां पर मतलब डिस्टॉर्ट हो गया है नाम उसका, ठीक है। सो आदि वरहा हमने जाना कि टाइटल जो है मिहिर भोज का है, तो दैट मीन्स ये कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि मिहिर भोज किस समय जो है वो लाई करता है।
तो 9th सेंचुरी के आसपास अल मसौदी एक अरेबियन ट्रैवलर इंडिया में आया था, जिसने ग्रेट मिलिट्री की बात करी, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला है उसने कि 4 डिवीजन हैं आर्मी के, 7 लाख उसमें सैनिक हैं, अनगिनत हाथी हैं, दुनिया भर के घोड़े हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर तक फैला हुआ है एम्पायर। तो ये ओवर एग्जेजरेशन लगता है, और था भी, ठीक है, इतने सैनिक नहीं हुआ करते थे, 10 नहीं तो 20,000 सैनिक। घोड़ों की बात करेंगे तो खैर अरबी ट्रेड था, गुजर प्रतिहारों के ट्रेड की बात करेंगे तो अरब से ट्रेड था इनका फर्स्ट हैंड, तो बेस्ट क्वालिटी के घोड़े इनके पास थे ऑब्वियसली। और इनफैक्ट गुजर प्रतिहारों के पास बेस्ट क्वालिटी के घोड़े थ्रू आउट चाल, अगर आप मतलब राष्ट्रकूटों की बात करेंगे या पालों की बात करेंगे तो गुजर प्रतिहारों के पास बेस्ट क्वालिटी के घोड़े थे। पाल वाला रीजन ये पूरा असम, झारखंड, उड़ीसा वाला रीजन की प्रॉक्सिमिटी है, तो यहाँ पर सारे हाथी हैं, ठीक है। थाईलैंड वाले रीजन से प्रॉक्सिमिटी है, यहाँ सारे हाथी हैं, तो पालों के पास ऑब्वियसली हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। राष्ट्रकूटों के पास मसाले ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा थे, ट्रेड सबसे जो है वो ट्रेड करने की सबसे ज़्यादा जो चांसेस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के जो चांसेस हैं वो राष्ट्रकूटों के थे, क्योंकि वेस्ट कोस्ट एज वेल एज ईस्ट कोस्ट दोनों जो है वो राष्ट्रकूटों के पास था, ठीक है। यहाँ पर चालुक्य लिखा हुआ है, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन राष्ट्रकूटों को ही तो चालुक्यों को रिप्लेस किया पहले राष्ट्रकूटों ने, और फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस किया चालुक्यों ने फिर से, ठीक है। बता पी गए कल्याणी के चालुक्यों ने। आगे देखिए, अब बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन राजपूतों का लेते हैं। राजपूतों को आगे मैं डिटेल में भी आपको कराऊंगा। द डोमिनेंस ऑफ Rajputs began from the 7th and 8th centuries and lasted till the Muslim conquest in the 12th century. So 7वीं 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी यानी तराइन की लड़ाई तक राजपूतों का डोमिनेंस जो है वो बरकरार रहा। कहां पर? नॉर्थ इंडिया में। इवन आफ्टर दैट मैनी राजपूत स्टेट्स कंटिन्यू टू सर्वाइव। उसके बाद भी अजमेर है, मालवा के राजपूत हैं, ठीक है, गढ़वाल राजपूत हैं, मतलब थ्रू आउट दिल्ली सल्तनत के समय भी मेवाड़ मारवाड़ के राजपूत हैं, जैसलमेर के, बीकानेर के राजपूत, आज तक भी ये राजघराने मौजूद हैं। भले ही शक्ति नहीं है इनके पास, लेकिन राजघराने आज तक मौजूद हैं राजपूतों के, जो कि 7वीं शताब्दी से शुरू हुए। देर आर न्यूमरस थ्योरीज रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ राजपूत। अब राजपूतों के ऑरिजिन पर कई थ्योरीज हैं। However, scholars agree that during the initial phases there were heterogeneous warring tribes of both native and foreign origin. देखिए, जो नेशनलिस्ट इतिहासकार है वो बोलते हैं कि राजपूत आर थॉरली नेटिव ओरिजिन, ठीक है, लेकिन अगर नेटिव ओरिजिन के हैं तो जेनेटिकली ट्रेस किया जाए तो मिक्स दिखता है। जैसे मान लो लॉन्ग पॉइंटेड नोज, सेंट्रल एशिया से लोग आए, उन्हीं की है वो लॉन्ग पॉइंटेड नोज, ठीक है। तो जो लॉन्ग पॉइंटेड नोज वाला जो एक फंडा है, लॉन्ग टाल स्टेचर, गोरा रंग, ये कहाँ से आया राजपूतों में? ये इंडिजिनस लोगों का तो है नहीं, क्योंकि इंडिजिनस लोग तो राउंड नोज, छोटा स्टेचर और गाढ़ा रंग है, ठीक है। तो ये गोरा रंग, लंबा चौड़ा स्टेचर और लंबी तीखी नाकें, लंबी तीखी जॉ लाइन, लंबे तीखे कान, ये सब फीचर्स कहाँ से आए? सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स दिखते हैं ये, ठीक है। जेनेटिक्स तो झूठ नहीं बोलता ना, आप कैसा मर्जी प्रोपेगेंडा चलाएं, लेकिन जेनेटिक्स तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अंत में जाकर कंक्लूजन ये निकाला है, नेशनल हिस्टोरियन कह रहे हैं कि इंडिजिनस है राजपूत, ठीक है। और अगर आप यूरोपियन हिस्टोरियंस के, रशियन हिस्टोरियंस के, क्योंकि सोवियत यूनियन के दौरान, सोवियत यूनियन जब शक्ति में था तो बहुत रिसर्च हुई, ठीक है, और ये पूरा सेंट्रल एशियाटिक रीजन उनके पास था, और ये स्लेविक और रशियन भाषाएं बोलते हैं ये, ठीक है। तो उस समय जो रिसर्च हुई हैं या जो प्रेजेंट डे भी रिसर्च हैं, वो कहते हैं कि उनका मत ये है कि जो राजपूत हैं वो सेंट्रल एशियाटिक कैस्पियन सी वाला जो रीजन है, या जो बैक्टीरिया वाला रीजन है, जो कैस्पियन सी वाला रीजन है, खजर वाला जो रीजन है, वहीं से ही आए हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस है ना, इन्होंने बिल्कुल बैलेंस बात बोली। उन्होंने बोला कि माइग्रेशन हुआ है, देयर इज नो डिनाइंग कि माइग्रेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ है, लेकिन आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि नेटिव लोग नहीं थे, नेटिव भी थे। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि नेटिव नहीं थे। सो नेटिव भी थे और माइग्रेशन भी हुआ है। इन दोनों लोगों का थ्रू आउट हजारों साल, हजार मतलब लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं। इवेंचुअली ये लोग ब्लड जो है वो मिक्स होता गया और फिर राजपूत जो है वो डेवलप हुए हैं। इसीलिए हमें राजपूतों में दोनों फीचर नजर आते हैं, टॉल स्टैचर, लॉन्ग पॉइंटेड नोज भी नजर आती है, लेकिन कल्चर जो है वो फॉलो कर रहे हैं वो हिंदुओं का ही, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडियन कल्चर था वो स्ट्रांग था, और बाहर के उनके फिजिकल फीचर स्ट्रांग निकल आए, तो बाहरी लोग जो हैं वो इंडियजनाइज हो गए, वो भारत में आके भारतीय ट्राइब के साथ मिक्स होते गए और इवेंचुअली राजपूत ट्राइब्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं।
तो दोनों ही थ्योरी सही हैं, नेटिव्स भी हैं और माइग्रेटेड भी हैं। ऐसा कहना कि केवल नेटिव्स या केवल माइग्रेटेड हैं तो सेंस नहीं बनती ना। ऑब्वियसली अगर 2000 साल हो गए तो मिक्स हुआ है ब्लड। क्या आप मानते हैं इस पॉइंट को? माइग्रेशन भी हुआ होगा, माइग्रेशन को डिनाई नहीं कर सकते आप, ये भी डिनाई नहीं कर सकते आप कि नेटिव है, नेटिव भी थे, माइग्रेशन भी हुआ है, दोनों मिक्स होंगे तभी जाके राजपूत डेवलप हुए हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट डे जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये कंक्लूजन जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, देखिएगा फिर से पढ़ते हैं पॉइंट ये। ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस देयर वर हेट्रोजीनस वॉरिंग ट्राइब्स। हेट्रोजीनस वॉरिंग ट्राइब्स थी ऑफ बोथ नेटिव एंड फॉरेन ओरिजिन। सो दैट मीन्स नॉर्थ से फॉरेन ट्राइब्स भी आई हैं कुषाणों के समय से ही, समझ रहे हैं? कुषाणों के जो इंडो सिंथियन है ना, उनके टाइम से ही जो है ये माइग्रेशन चल रहा है। ठीक है, सो कुषाणों के समय से ये माइग्रेशन हो रहा है और वो है फॉरेन। और जो नेटिव ट्राइब्स हैं, जो इंडिया की नेटिव ट्राइब्स हैं, जो इंडिया या सिंध वाले रीजन में आप मान सकते हैं कि चालकोलिथिक समय से रह रही हैं। ठीक है, उससे पहले से भी रह रही हैं लेकिन हमारे पास एविडेंस चालकोलिथिक पीरियड के हैं, उससे पहले के भी हैं, नियोलिथिक भी हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो है वो एक सिविलाइज तरीके से रहने के एविडेंस हमारे पास चालकोलिथिक पीरियड से हैं। इस नर्मदा घाटी वाला रीजन जो है, या जो हिंदू कुश की तराई है, या जो सिंध नदी के बराबर का एरिया, यहाँ पर हमें चालकोलिथिक पीरियड में लोगों के रहने का जो है वो एविडेंस मिलता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में भी तो रहे, ऋग्वैदिक पीरियड में भी इस पूरे रीजन में लोग रहे हैं। ठीक है, तो नेटिव्स भी हैं और बाहर से भी आए। ठीक है, विच थ्रू constant intermarriage and adoption of common customs became part of Indian society। तो यहां से राजपूत निकले। देखिए, बाहर के लोग भी थे, इंडिजिनस ट्राइब भी थे, आपस में पहले तो लड़े होंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटर मैरिजेस होती रही, कस्टम्स जो है वो मिक्स होते गए और फाइनली जो है वो इंडिजनाइजेशन हो गया उनका। ठीक है, भारतीयकरण हो गया। कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्षत्रिय क्लैन, लेकिन किस क्लैन में जुड़े? क्षत्रिय क्लैन में जुड़े, क्षत्रिय वर्ण में जुड़े। They patronized Hinduism and made war as their chief occupation। सो राजपूतों का चीफ ऑक्यूपेशन क्या है? युद्ध है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया, कोई भी मैप देख लीजिए, अगर देखिए यहां से इस मैप में मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड। अगर दूसरा कोई मैप ये है, ठीक है, इस मैप में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये है आपका, दिस इज योर सेंट्रल एशियाटिक रीजन और यहां पर आपका कैस्पियन सी वाला रीजन है। ठीक है, तो इधर से धीरे धीरे जो है वो मूव करते हुए लोग कश्मीर के रास्ते मूव करते हुए या सिंध के रास्ते मूव करते हुए गुजरात तक पहुंचे। ठीक है, दक्षिण में नहीं पेनिट्रेट कर सके क्योंकि यहाँ की नेटिव ट्राइब्स बहुत ज़्यादा जुझारू हैं, इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर सके। यहाँ पर जो है वो लोग कम रह रहे थे, इसलिए ये लोग आकर यहाँ पर बच सके आसानी से। ठीक है, फिर यहाँ के जो नेटिव्स थे उनके साथ इनका ब्लड मिक्स होता गया और फिर इधर जो है वो हमें राजपूत जो है वो डेवलप होते हुए नजर आए। ठीक है, अब ये लोग वॉरिंग ट्राइब क्यों हैं, लड़ाकू ही क्यों हैं? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि पहली बात तो राजस्थान में कुछ उग नहीं रहा है ना, कुछ ज्यादा कुछ उग नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं उग रहा ना, थोड़े बहुत, मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का फुल्का अनाज उग रहा है, मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितना जो है वो बड़ी जो है वो संख्या में आप मतलब प्रोड्यूस कर सकें, जिसके नाम पर आप पूरी इकॉनमी चला सकें, इतना प्रोड्यूस हो जैसे कि गंगा के मैदान में है, ऐसा प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इनकी कमाई किस पे डिपेंडेंट है? इनकी कमाई डिपेंडेंट है इस ट्रेड रूट पे। ठीक है, ये मालवा के रास्ते या जो मतलब कन्नौज के रास्ते जो ट्रेड रूट आ रहा है, दिल्ली दुआब के रास्ते ट्रेड रूट आ रहा है, सिंध के रास्ते जो ट्रेड हो रहा है। ठीक है, सो गुजरात यानी कि अरब सागर में जितना भी ट्रेड हो रहा है ना, यहां से कमाई है उनकी। ठीक है, और अगर यहां से उनकी कमाई है और इस पूरे ट्रेड रूट को अगर उन्हें कंट्रोल में रखना है तो युद्ध तो ऑब्वियसली होंगे, इसलिए इस पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के चक्कर में रिपीटेडली युद्ध होते रहे हैं, लड़ाइयां होती रही हैं, इसीलिए इस पूरे रीजन में वॉरिंग ट्राइब्स डेवलप हुई है। सेम एज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मैंने बोला ना वॉरिंग ट्राइब क्यों है, क्योंकि भारत से, चीन से और फारस से, तीनों डायरेक्शन से जो है वो ट्रेड रूट आकर वहां पर जुड़ रहा है, इसलिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी वॉरिंग ट्राइब्स आपस में लड़ती रही। सेम गोज फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, चाइना से और इंडिया से आने वाला जो ट्रेड है वो बैक्टीरिया के, या इस तरह कहा जाए कि चाइना से एशिया में जो नॉट एशिया बट चाइना से मिडल ईस्ट में जो एंटर करेगा वो बैक्टीरिया के रास्ते करेगा। तो बैक्टीरिया में भी जो है वो ट्राइब्स आपस में इसलिए लड़ती रही क्योंकि वो ट्रेड रूट है, उगता वहां पर कुछ नहीं है। तो ये जितना भी रीजन है ना, मतलब क्या बोलते हैं,
आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के बाद ऊपर काश्मीर या अफगानिस्तान, ये पूरा जो सेंट्रल एशियाटिक रीजन है, ठीक है, और फिर ईरान इराक, यहाँ पर उगता कुछ नहीं है। तो इसीलिए इन सारे देशों में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी वॉरिंग ट्राइब्स डेवलप हुई, और इसीलिए राजपूत भी एक वॉरिंग ट्राइब्स में डेवलप हुए। ठीक है, इनफैक्ट वो पहले से ही थे, क्योंकि वो अगर सेंट्रल एशियाटिक रीजन से आए हैं तो लड़ते झगड़ते ही आए हैं वो। ठीक है, पुराना पेशा था उनका लड़ना झगड़ना। ठीक है, ड्यूरिंग द मुस्लिम इन्वेजन दे एक्टेड एज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू रिलीजन। सो हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व के जो मतलब दरवाजे पर खड़े हैं, समझ रहे हैं, इसलिए प्रतिहार कहा गया है उन्हें। क्यों? क्योंकि द्वारपाल हैं, वो दरवाजे पर खड़े हैं भारत के और हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। ठीक है, सो मैंने आपको बोला ना, इतिहास समझने की दो तरीके हैं, एक जो कॉमन लोगों का इतिहास होता है और एक जो एलिट्स का इतिहास है। ठीक है, सो अगर आप हिंदू वर्सेस इस्लाम अगर आप देखते रहेंगे तो आप प्रोपेगेंडा में उलझ जाएंगे, और आप जो है वो छोटी छोटी बारीकियां जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप पूरी तरह डिनाई भी नहीं कर सकते कि हिंदू मुस्लिम वर्सेस इस्लाम रहा है युद्ध। क्यों? क्योंकि जो भारत से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश लोगों ने ज़्यादा करी नहीं। क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों को अपना ही जो है वो भारत में जो प्रोड्यूस मिल रहा था वही नहीं संभल रहा था उनसे। ठीक है, भारत से बाहर वो क्या आक्रमण करेंगे? जो अरबी रीजन है इनके पास उगाने को ज़्यादा था नहीं, तो इनको जो है वो भारत की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अटैक किया। उनके पास संख्या नहीं रहती थी तो वो इस्लाम का सहारा लेके, यानी रिलीजन का सहारा लेके अटैक करते थे। और अगर सामने से कोई रिलीजन का नाम लेकर अटैक कर रहा है तो आपको भी रिलीजन का नाम लेकर ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आएंगे आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, और भारत में जो है वो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, तो हिंदू वर्सेस इस्लाम रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं रहा, हिंदू वर्सेस इस्लाम युद्ध रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरह उसमें इंडल्ज नहीं हो जाना है, मतलब समझ रहे हैं उसको जो है वो नेता लोग प्रेजेंट डे या पहले से ही, आज का नहीं है, पहले से ही, और केवल भारत का नहीं है, ऐसा ही चाइना में, यही रशिया में, यही यूरोप में, हर जगह रिलीजन को इस्तेमाल किया गया जनता को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो एम्बिशंस जो है वो शासकों के होते हैं, है ना। जो खलीफा है उनका एम्बिशन था कि इस्लाम को, हमारा जो है वो एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में फैले। ठीक है, जो हिंदू शाही शासक थे, या जो गुर्जर प्रतिहार थे, या जो मुल्तानी सिंध जो राजपूत थे, या जो हिंदू शासक थे, उनका क्या मानना था कि हमें अपना देश जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट यहां पर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। सो क्षत्रिय वर्ण मैंने आपको बताया ही, made war as their chief occupation. During the Muslim invasion, they acted as the protector of Hindu religion. The Gujar Pratihar were the earliest of the Rajput rulers. ठीक है, सो राजपूतों में अर्लीस्ट जो है वो कौन है? गुजर प्रतिहार है। ठीक है, लेटर राजपूत डायनेस्टीज emerged as चौहान्स, द चंडेल, गढ़वाल, परमार रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। सो मैंने आपको एक मैप दिखाया ना, ठीक है, ये वाला। गुजर प्रतिहारों के शक्ति खत्म हो जाने के बाद चौहान, इधर सिंध के हिंदू राजा, ठीक है, जो कि बाद में अरबियों ने कंट्रोल कर लिया था, दाहिर का नाम बताऊंगा आगे कौन है। उसके अलावा दिल्ली में तोमर हैं, गढ़वाल हैं, चंडेल हैं, परमार हैं, कालचुड़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा इधर पाल हैं। पाल भी कभी कभी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, कभी क्षत्रिय कहते हैं, वो उनका स्टेटस चेंज होता रहता है। अलग अलग इतिहासकार, बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। साउथ इंडिया के शासक कई जगहों पर ये कहते हैं हम क्षत्रिय क्लैन के हैं, लेकिन राजपूत नहीं कहते अपने आप को। कई जगहों पर यही लोग अपने आप को राजपूत कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली, जो मुख्य तौर पर जो राजपूत वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं ट्राइब्स के लिए, ये जो आपको ट्राइब्स नजर आ रही है ना, इन ट्राइब्स के लिए राजपूत वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट देखिएगा, द राजपूत रूलर्स मोस्ट नोटेबली द चौहान्स अंडर पृथ्वीराज थर्ड had to face Muslim incursions coupled with constant internal rivalries with weakened their hold over Indian subcontinent. ठीक है, तो देखिए भारत में, अब इस मैप में देखकर आपको क्या लग रहा है कि भारत, हिंदुस्तान क्या एक राष्ट्र है? क्या आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक राष्ट्र नजर आ रहा है इस मैप में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 19th सेंचुरी में जाकर डेवलप हुआ है। एक राष्ट्र, स्ट्रांग राष्ट्र होना चाहिए, ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
भारत के जितने भी शासक हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया अपना कार्व आउट करना चाहते थे, और उन्होंने कभी इतिहास में सुना था कि ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक छत्र शासन में आ जाता है, और जो इस पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक शासन में ले आता है उसको चक्रवर्ती शासक कहा जाता है। और मौर्य के बाद जो है वो गुप्तों को कह सकते हैं कि आप चक्रवर्ती शासक वहां पर रहे हैं। उसके अलावा और कोई जो है वो चक्रवर्ती नहीं बन सका, ठीक है। और सभी चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। तो ये है पूरा का पूरा भारत। लेकिन जो ये अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ है, इंडिया एज अ होल नेशन। और आप ये मान के चलिए कि अंग्रेजों ने ही पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा करके दिया। उससे पहले एंशिएंट टाइम में था, एंशिएंट टाइम के बाद इंडिया जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि विंध्या की रेंज के बाद जो है वो माहौल बदल जाता है पूरा का पूरा। ईस्ट के जो शासक है वो चाहते हैं कि हमें वेस्ट के शासकों से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। राजपूत चाहते हैं कि गुजरात वाला ट्रेड हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। तो भारत बटा हुआ था उस समय बहुत ज्यादा, और यही जो बटा हुआ था भारत, इसी का ही नुकसान जो है वो भारतीय शासकों को पहुंचा। क्यों? क्योंकि जो चाहमना है पृथ्वीराज थर्ड के अंडर, तोमर्स को जो है वो, मतलब दिल्ली जो है वो चौहान्स के अंडर आ गई, अजमेर और दिल्ली दोनों, ठीक है। और इनके आपस में जो ट्राइफल्स चल रहे थे परमारों के, क्योंकि जो गढ़वाल हैं, एक आपने कहानी सुनी होगी कि जयचंद के भरी कोर्ट से पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद की भरी कोर्ट से उनकी पुत्री को भगा कर ले गया था, और अपनी ही रिश्तेदार थी, ठीक है। राजपूतों के कोर्ट धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। आप ये मान के चलिए जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज की बहन थी, कजन थी, और अपनी ही कजन को वो भरी सभा से भगा कर ले आया, उससे शादी करी। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहा चौहानों और गढ़वालों के बीच में, ठीक है, राठौड़ों के बीच में। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हार का कारण बना तराइन के युद्ध में, दूसरे तराइन के युद्ध में। तो आगे मैं आपको तराइन का युद्ध समझाऊंगा, वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस तरह की ट्रिवियल चीजों पर राजपूत जो है वो आपस में लड़ते रहे और इकट्ठा नहीं हो सके, ठीक है। और मतलब बहुत नागभट्ट फर्स्ट ने जो है वो एक मतलब जॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस अरब्स को दिया। उसके अलावा हिंदू शाही शासकों ने पहले भी अरब से युद्ध लड़ा ही है, और कांस्टेंट वॉरफेयर में वो रहते ही थे। ऐसा नहीं है कि राजपूत जो है वो अरब्स के खिलाफ एक बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस नहीं दे सके। लेकिन जब जरूरत थी सबसे ज्यादा दूसरे तराइन के युद्ध में, तब राजपूत जो है वो इकट्ठा नहीं हुए, और वहां से पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट का इतिहास जो है वो बदल गया, ठीक है। अगर राजपूत वहां पर रोक लेते, अगर गौरी को एंटर नहीं करने देते, तो आज इतिहास की जो पूरी कहानी है वो थोड़ी अलग हो सकती थी, ठीक है। हाउएवर during the medieval period they were still a force to be reckoned with, especially in western India, for instance Rajput states like Mewad and Marwad, ठीक है। सो 12th सेंचुरी तक आते आते राजपूत जो है वो हार गए, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी छोटी शक्तियों में टूट गए राजपूत। दिल्ली सुल्तानों से राजपूत लड़ते रहे, मुगलों से राजपूत लड़ते हुए, अंग्रेजों से भी राजपूत जो है वो कुछ समय तक लड़ते रहे, फिर अंग्रेजों के साथ जुड़ गए। फिर अंग्रेजों की जो पॉलिसी तो मैंने आपको समझाई है, अपीजमेंट की पॉलिसी, राजपूतों को जोड़ के रखो, क्यों फालतू में उनसे लड़ना, जबकि वहां से कुछ रेवेन्यू निकल ही नहीं रहा। तो राजपूतों को सम्मान बांट दिया, 21 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, 12 तोपों की सलामी। राजपूत राजाओं को अपनी पार्टियों में बुला रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं उनको, ठीक है, कनाडा में उनको रहने को जगह दे रहे हैं, राजपूत राजा खुश, ठीक है। लेकिन जो ग्लोरी पीरियड है राजपूत राजाओं का, वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का है। उसके बाद उनकी ग्लोरी जो है वो कम होती गई। बट स्टिल मेवाड़ मारवाड़ के जो राजपूत शासक हैं, उन्होंने अकबर को तंग करके रखा, मुगल्स को बेसिकली तंग करके रखा, परेशान करके रखा। गुजरात के लिए रास्ता जो है वो नहीं दिया, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। आगे देखते हैं, अब खलीफों की बात करते हैं, ठीक है। सो उमायद और अब्बासी, मोहम्मद साहब के जाने के बाद, मोहम्मद साहब जो है वो उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया, कहाँ से, सऊदी से बाहर वो लेकर आए। और फिर उमायद ने जो है वो अपने हाथ में उठाया कि हम जो है वो अब इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस्लाम को आगे बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन में। क्यों? क्योंकि ये सारी जो है वो ट्राइब्स थी, अरेबियन रीजन में सारे ट्राइबल थे, या तो वो फारसी धर्म को फॉलो कर रहे थे, या तो वो ट्राइब्स थे, वो नेचुरल नेचर की पूजा करते थे, इस तरह की ट्राइब्स थी, ठीक है। सऊदी में भी, तुर्की में भी, उसके अलावा कैस्पियन सी वाले रीजन में भी, सेंट्रल एशियाटिक वाले रीजन में भी, अफ्रीका में भी, वो ट्राइबल जीवन था उनका, सभी लोगों का।
तो ऐसी ट्राइब्स को उन्होंने बोला कि इस्लाम ज्वाइन कर लो, या तो तुम्हें हम मार देंगे या तो मार के कन्वर्ट कर देंगे, या तो अगर तुम इस्लाम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा क्योंकि हम युद्ध पे ले जाएंगे तुम्हें, और खुम्स के नाम पर तुम्हें जो है वो इनाम मिलेगा। तो ट्राइबल लोग, कमाई का कोई स्रोत नहीं, बंजर भूमि, ठीक है, जमीन के नीचे तेल है लेकिन उसका भी पता नहीं है, उस तेल का जो है वो व्यापक यूज उनको पता नहीं कि उस तेल को कितना बेहतरीन तरीके से वो यूज कर सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं थी। अदरवाइज कुछ उगता नहीं था तो गरीब थे, ठीक है, ट्रेडिंग रूट पे थे तो लड़ना जानते थे पुरानी ट्राइब्स। तो एक एक करके इन सारी वॉरिंग ट्राइब्स को उमायद ने इकट्ठा किया और बहुत बड़ा रीजन जो है वो उमायद ने अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है। सो फॉलोवर्स ऑफ मुहम्मद सेटअप एन एम्पायर कॉल्ड खलीफत, को कहा गया खलीफत। द उमायद एंड अब्बासीद्स वर कॉल्ड द खलीफ्स। तो उमायद और फिर अब्बासियों के पास रही खलीफत, ठीक है, उनको खलीफा कहा गया, ये कैलिफ्स, अंग्रेजी में कैलिफ बोल देते हैं, ठीक है, अरबी में खलीफा बोलते हैं। दे एक्सपेंडेड देयर रूल बाय कॉन्क्वेस्ट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन इस्लाम। तो स्प्रेड क्या कर रहे थे बेसिकली वो, देखिए उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जितना रीजन आप जीतेंगे, अगर आपने उसको इस्लाम में कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, वहां का नेटिव रिलीजन रहता है, तो वो कल को वो फिर से जो है वो रिबेल करेंगे और वो आपके एम्पायर से हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उन सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर वो कल को रिबेल भी करते हैं लेकिन वो स्टिल रहेगी तो इस्लामिक भूमि ही ना। सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए दमस्कस में, या मान लीजिए अगर इराक वाले रीजन में, बगदाद वाले रीजन में अगर खिलाफत है, उसकी सीट है, गद्दी है, और अगर इस्लाम मोरक्को स्पेन तक फैला है, अगर इस्लाम सिंध तक फैला है, बैक्ट्रिया तक फैला है, तो भले ही उनके कंट्रोल में ना हो, वो पॉलिटिकल कंट्रोल में ना हो, लेकिन रिलीजियस कंट्रोल तो है ही, और अगर रिलीजियस कंट्रोल है तो ट्रेड आसान हो जाता है। तो इस्लाम को फैलाया गया ताकि ये पूरा ट्रेड रूट जो है वो आसानी से कंट्रोल किया जा सके। कौन सा ट्रेड रूट? बैक्ट्रिया से लेकर मोरक्को तक का, ठीक है, बैक्ट्रिया से लेकर मोरक्को और फिर इंडिया वाला जो पूरा ट्रेड रूट है, सिल्क रूट समझ रहे हैं आप, इस पूरे सिल्क रूट को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए इस्लाम को फैलाया गया। क्योंकि अगर भले ही पहली कोशिश तो उनकी यही रही होगी कि पॉलिटिकल कंट्रोल में भी रहे, लेकिन अगर पॉलिटिकल कंट्रोल छूटता भी है तो रिलीजन सेम रहेगा। रिलीजन सेम रहेगा तो अगर रिलीजन सेम है, मान लीजिए अगर आप किसी और देश में जाते हैं और अगर आपको वहां पर हिंदू मिलते हैं तो आपके बीच में जो है वो अच्छी सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगी, आप आपस में ट्रेड कर लेंगे। तो सिमिलरली जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो आपस में ट्रेड कर सकेंगे, और रिलीजियस जो कैपिटल या रिलीजियस अगर अथॉरिटी आपके पास है तो आप पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस्लाम को फैलाना काफी प्रैक्टिकल, काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बुरी नहीं है, ठीक है। अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप सोचें तो काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये उस समय के हिसाब से, कि कॉन्क्वेस्ट के साथ रिलीजन फैलाते रहो। यही सेम चीज जो है वो क्रिश्चियनिटी ने भी करी है, कॉन्क्वेस्ट के साथ रिलीजन फैलाते रहो, क्योंकि जहां जहां तक क्रिश्चियनिटी फैलेगी वो सब जो है वो पोप के कंट्रोल में रहेगा। जहां जहां तक क्रिश्चियनिटी फैलेगी वहां पर जो है वो पोप आराम से ट्रेड कर सकता है, वहां पर जो है वो पोप जिसे मर्जी चाहे जो है वो ड्यूक या किंग या बिशप या नाइट, मतलब जो भी अपॉइंट करना चाहता है, जो मतलब क्लेर्जी है या जो पेपेसी है वो कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी इस हिसाब से भी एस्टेब्लिश करके रखता है या जमाए रखता है, ठीक है। और ये काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच रही है थ्रू आउट इतिहास, बहुत काम किया है इसने, लेकिन किसके लिए? अ वेरी हैंडफुल फ्यू, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी है रिलीजियस और पॉलिटिकल, केवल उनके लिए। आम जनता के लिए डेवस्टेटिंग रहा है, ठीक है, अपोजिशन के लिए डेवस्टेटिंग रहा है, जैसे भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, और खास तौर पर हिंदू शाही शासक या मुल्तान सिंध के जो राजपूत शासक थे या जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनके लिए समस्या का कारण रहा है। लेकिन अगर आप सऊदी या अगर आप मतलब अरबियों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ रहा, और उनके हिसाब से जो है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच रही है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखिए, केवल भारत की तरफ से या भारत की सेंस में नहीं सोचना, आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाकर सोचना है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, कोई बेहतर चीज़ है तो उसको समझना है आपको, ठीक है। तो बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच थी ये, लेकिन नुकसान तो सामने वाली पार्टी को होता है ऑब्वियसली। जैसे भारतीयों को नुकसान पहुंचा, हमें ज़बरदस्ती हमारा जो है वो धर्म कन्वर्ट करवाया गया, ठीक है, और मतलब मारा, कॉन्क्वेस्ट के दौरान तो मारा तो जाता ही है, ठीक है। अब ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत, मतलब सही नहीं होगा कि राजपूतों ने जब कॉन्क्वेस्ट किया तो उन्होंने मारा नहीं, ठीक है। जब आप गुर्जर प्रतिहारों के कॉन्क्वेस्ट को स्टडी करेंगे
तो जो भी राज्य या जो भी शहर उन्होंने तबाह किए हैं, समझ रहे हैं, तबाह किए हैं, तो उनके लोगों को उन्होंने मारा है, उनकी औरतों को उन्होंने रेप किया है। तो ऐसा केवल इस्लाम के साथ सही नहीं है, यही सेम चीज जो है वो लागू होती है राजपूतों पर भी। लेकिन जब शुरुआती जो इस्लामिक या जो जिहाद है ना, जिहाद में मोहम्मद साहब ने यह लिख कर दिया है कि जिहाद के समय ना ही आपको कोई पेड़ काटना, औरतों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बुजुर्गों को निहत्तों को कोई मारेगा नहीं। तो जिस तरह राजपूतों के लड़ने के कोड्स डेवलप हुए ना इवेंचुअली, उसी तरह मुसलमानों के भी कोड्स थे। तो कोड्स तो हैं, लेकिन उनको आम जनता, आम सैनिक कितना फॉलो करता है, उसका जो है वो कोई पक्की गारंटी नहीं होती। तो शासक अपनी तरफ से ये गाइडलाइंस निकालते हैं। अगर मान लीजिए आप 20-30 हजार सैनिकों को अपने लिए लड़ने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, और लड़ने के बाद अगर उन्होंने किसी को क्रश कर दिया, तो उसके बाद उनके अंदर वो होता है कि अब हम इनको लूट लें, इनकी औरतों की इज्जत लूटें, इनको हम मारें, ठीक है। तो अगर आपने 20,000 सैनिकों को अपने लिए मरने के लिए तैयार किया है और अगर वो जीत गए, तो उसके बाद आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध से पहले आप उन्हें गाइडलाइन जरूर दे सकते हैं कि आपको बीच में दरख्त नहीं काटने, पेड़ नहीं काटने, या आपको जो है वो औरतों को हाथ नहीं लगाना, या आपको बूढ़ों को मारना नहीं, आपको जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह तोड़नी नहीं, पुराने मॉन्यूमेंट्स तोड़ने नहीं। तो जिहाद की ये गाइडलाइंस थी, लेकिन ये फॉलो नहीं की जाती थी। सिमिलरली राजपूती गाइडलाइंस हुआ करती थी, लेकिन कितना जो है वो सैनिक फॉलो करता था, इस चीज की गारंटी नहीं है, ठीक है। वैसे राजपूती कोड काफी हद तक, अगर आप इस्लामिक वॉरियर्स या जो अरबी वॉरियर्स है और राजपूती वॉरियर्स को कंपेयर करेंगे, तो राजपूती वॉरियर्स जो है वो एथिकली काफी, मॉरली काफी स्ट्रांग है। वो कई जगहों पर नहीं जो है वो निहत्तों पर वार करते हैं। और इस, अगर राजपूत निहत्तों पर वार नहीं करता है, इस चीज का इस्तेमाल जो है वो अरबियों ने बहुत किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई एक छोटी टुकड़ी है राजपूतों की 100-150 की, और सामने जो है वो अरबियों की टुकड़ी है, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर, वो आपस में भिड़े, तो अरबी हथियार छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाएंगे, औरतों को छोड़ देंगे बीच में, गाय छोड़ देंगे बीच में। ऐसे में राजपूत लड़ नहीं सकता, ठीक है। या राजपूत जो है वो निहत्ते पर हाथ नहीं उठाएगा। राजपूत अगर कोई पीठ दिखा रहा है तो राजपूत पीठ पे वार नहीं करेगा। तो ये जो राजपूतों के कोड है, ये फॉलो करते थे वो। लेकिन कई जगहों पर एक्सप्लॉइट्स का जब हम जिक्र देखते हैं, तो वहां पर पता चल जाता है कि राजपूत हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, जब बात आती है ना कि आपने अपनी जान पर खेल के दूसरे को कुचला है, तो उसके बाद फिर हैवानियत बाहर निकल आती है इंसान की। और जो इंसान की हैवानियत है वो किसी रिलीजन से बंधी हुई नहीं है। अगर 20-30 हजार आदमी अपनी जान पर खेलने के बाद, खून खराबा करने के बाद अगर जीवित बच गए, तो उसके बाद वो सामने जो भी आएगा उसको कुचलेंगे, मसलेंगे, ठीक है। तो हमें एक्सप्लॉइट्स जो हैं वो हर जगह नजर आई हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध। ही वॉज कमांडर ऑफ उमायद किंगडम। सो 712 AD बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, उमायद खलीफत का एक कमांडर था, उसको भेजा गया था खलीफा द्वारा। कासिम डिफीटेड दाहिर, दाहिर को कासिम ने हराया बैटल ऑफ अरोड में, ठीक है। अरोड को प्रेजेंट डे रोड कहा जाता है, इट इज इन प्रेजेंट इन मुल्तान, सिंध रीजन में है, नॉट मुल्तान लेकिन सिंध में है ये। द रूलर ऑफ सिंध एंड किल्ड हिम इन अ वेल कंटेस्टेड बैटल, हिज कैपिटल अरोड वाज कैप्चर्ड, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम, किसको हराया उसने? दाहिर राजा को। दाहिर कौन? एक हिंदू शासक। और आप मान सकते हैं कि सिंध का अंतिम हिंदू शासक जो है वो कौन रहा है? दाहिर शासक, ठीक है। और अरोड उसकी कैपिटल थी, और अरोड जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया? अरबियों के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद आज तक जो है वो अरबियों के हाथ में है या मुसलमानों के हाथ में है सिंध, ठीक है। सो देखिए ये है, सिंध को जो है वो कंट्रोल किया किसने? अरबियों ने। उसके बाद जो है वो ये गुजर प्रतिहार हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Qasim extended his conquest further into Multan. Qasim organized the administration of Sindh. The people of Sindh were given the status of Jimmi, protected subjects. अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम इराक से चला, ठीक है, और उसको ऑर्डर्स थे कि सिंध तुम्हें जीत के लाना है, ठीक है। हिंदुस्तान में एंटर करना है, उसके लिए सिंध तुम्हें जीतना है, राइट। तो सिंध को जीत कर करेगा क्या वो? सिंध की इंपॉर्टेंस क्या है? सिंध की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सिंध के रास्ते, या इस मैप में देखिए सिंध की इंपॉर्टेंस क्या है। सिंध के रास्ते ट्रेड होगा अरब के साथ, है ना। भारत से जितना भी प्रोड्यूस है वो सिंध आएगा, और सिंध के रास्ते ट्रेड होगा अरब में। यही इंपॉर्टेंस है ना सिंध की।
या उत्तर भारत, कश्मीर वाला जो जितना भी रीजन है, ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी के रास्ते जो है वो सिंध के जो मतलब पोर्ट्स हैं यहाँ तक पहुंचेगा सारा मटेरियल, और फिर जो है वो आगे आप अरब में ट्रेड करेंगे। यही इंपॉर्टेंस है सिंध की, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इसीलिए सिंध को कंट्रोल करना होगा। सो यहाँ पर यानी कि आपको ट्रेड करना है। ट्रेड किससे किया जाएगा? लोकल लोगों से। अगर आप लोकल लोगों को मार दोगे तो क्या आपका ट्रेड एस्टेब्लिश होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट इतिहासकार है ना, वो कई जगह पर बोलते हैं कि इस्लामिक जो शासक आए उन्होंने भारतीयों को मार दिया, तुरंत कन्वर्ट कर दिया। तुरंत नहीं कन्वर्ट किया उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने मारा भी, लेकिन तुरंत नहीं कन्वर्ट किया। क्यों नहीं किया तुरंत? क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना, कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सेंस थोड़ी बना तुरंत अपने अपने जो है वो सब्जेक्ट्स को मार दो। नहीं, उनका बिजनेस पहले धीरे धीरे एक्वायर करो। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध मुल्तान को अपने कंट्रोल में लिया तो उसने वहां के लोगों का ना ही पहले धर्म कन्वर्ट करवाया और ना ही वहां के लोगों को उसने मारा और कुछ हद तक कन्वर्ट करवाया डोमिनेंस करने के लिए, लेकिन जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी उनको नहीं हार्म किया, आम लोगों को किया। जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, जो जैन थे यहाँ के, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, उनको नहीं हार्म किया उसने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे ट्रेड करना है। धीरे धीरे जो खलीफा है या जो कासिम है या उसके बाद जितने भी गवर्नर्स रहे यहाँ के, उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड को अपने हाथ में लिया। एक बार ट्रेड अपने हाथ में आ गया, पूरे ट्रेड रूट, ट्रेड गिल्ड्स अपने हाथ में आ गए, उसके बाद फिर उन्होंने कन्वर्जन्स का खेल शुरू किया, लेकिन शुरुआत में नहीं। तो आपको समझ रहे, प्रोपेगेंडा में बहकर आपको कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई शासक, अगर कोई भी शासक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर किसी और एम्पायर को या किसी और मतलब राज्य को अगर कंट्रोल में करता है तो उसके मार्केट को तुरंत जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। क्योंकि मार्केट डिस्ट्रॉय करने का फायदा क्या होगा? है ना, कॉन्कर करने का मतलब क्या है कि आपको इकोनॉमी बढ़ानी है ना, तो सामने वाले राज्य की मार्केट डिस्ट्रॉय करने का फायदा क्या है? तो वो पहले आए सिंध में, मुल्तान में, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया, धीरे धीरे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कंट्रोल में लिया, फिर लोगों का कन्वर्जन शुरू किया। तो इसीलिए शुरुआत में उन्होंने, जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो मुल्तान के, सिंध के जो लोग थे, वहां पर हिंदू जो लोग थे, उनको जिम्मी का टाइटल दिया। जिम्मी का मतलब जो कि प्रोटेक्टेड हैं, जो कि नॉन मुस्लिम हैं और मुस्लिम सोसाइटी द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और जो जिम्मी लोग हैं इनको जजिया देना पड़ता है, क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट में सेना में केवल इस्लामिक लोग ही शामिल हो सकते हैं, और जो इस्लामिक नहीं है वो जिम्मी है, और जो जिम्मी है उसको जजिया देना पड़ता है। ठीक है, जजिया क्या है? प्रोटेक्शन का कर, ठीक है, टैक्स, मिलिट्री प्रोटेक्शन का टैक्स। ठीक है, तो देयर वाज नो इंटरफेरेंस इन द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। समझ रहे हैं? नो इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि बिजनेस पहले धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना है। फायदा क्या है? अगर आप इंटरफेरेंस कर देंगे तो लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लोग भाग जाएंगे। देखिए, अगर आप सिंध के ट्रेडर्स के साथ अगर आप ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो ये भाग जाएंगे। ये भाग के जो है वो इंडिया आ जाएंगे, सारे अपना धन संपत्ति उठाएंगे, ये गायब हो जाएंगे रातों रात, जंगल जंगल में ऐसे गायब होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? आपके पास जमीन तो आ जाएगी, लेकिन ट्रेडर्स तो छूट जाएंगे ना आपके हाथ से। ठीक है, जो पुराने ट्रेड रूट है वो तो छूट जाएंगे, जो पुराने मतलब महंत हैं, जो पुराने मतलब महाजन है, वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, जो पुराने जैन है वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, जो ट्रेड करते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं से तो ट्रेड धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना है। सो नो इंटरफेरेंस इन द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। सून कासिम वाज रिकॉल्ड बाय द कैलिफ, हाउएवर सिंध टू कंटिन्यू टू बी अंडर द अरब्स, but the Muslims could not expand their authority further into India due to presence of powerful Pratihara kingdom in the western India. तो सिंध तक तो पहुंचे, लेकिन सिंध के आगे गुजर प्रतिहार थे, तो फिर वो वेस्टर्न इंडिया में अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सके। और शुरुआत में उनका मोटिव था भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ना, मुसलमानों ने फारसियों से ही तो सुना होगा कि हिंदुस्तान में अपार संपत्ति है, और केवल सिंध मुल्तान का एरिया ही, पंजाब सिंध मुल्तान का एरिया अपने आप में इतना उपजाऊ है कि वेस्ट मतलब अंदर जो है वो इंडिया में एंटर करने का उनका कोई मोटिव बनता ही नहीं। यहीं से उनको इतना प्रोडक्शन निकल आएगा कि वो आगे जाने का रिस्क क्यों उठाएं। और वो जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत संपत्ति है, वो छवि इसी रीजन की बनी हुई थी, ना कि बंगाल की, ठीक है, ना कि दक्षिण भारत की। वो छवि इस रीजन की बनी हुई थी, किसके? फारसियों के अंदर। और फारसियों के रास्ते ही तो अरबियों तक पहुंची होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल, अरबियों का ट्रेड दक्षिण भारत से भी रहा होगा, लेकिन जो हिंदुस्तान वाली जो छवि है वो इस रीजन की रही होगी। तो सिंध अगर उनके कंट्रोल में आ गया, फिर उनको पता था कि आगे हिंदुस्तान के शासक मजबूत हैं, उनको आप नहीं हरा सकते, वो ट्रेवलर्स ने बताया ही है।
है ना। मैंने आपको बताया ना, अल मसौदी ने बढ़ चढ़कर लिखा है कि कई लाखों में सैनिक हैं। ठीक है, तो अगर कई लाखों में सैनिक हैं तो इस्लामिक शासकों को थोड़ा डर भी लगता होगा कि कई लाखों की सेना से हम कैसे लड़ेंगे। तो सिंध तक का एरिया जो है उन्होंने कंट्रोल किया, फिर उससे आगे उन्होंने नहीं बढ़े वो। ठीक है, उससे आगे कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। देखिए अब ये मैप है, तो ये आपको सिंध नदी नजर आ रही है, ये सिंध नदी, ये रहा आपका अरोड़ वाला रीजन जो मैंने आपको बताया ना, जहां पर कासिम ने हराया किसको, दाहिर शासक को हराया। ठीक है, बैटल ऑफ अरोड़। ये आपका बहरामनाबाद, ये बाद में पड़ा नाम, दिस इज मुल्तान पंजाब। देख रहे हैं, ये पंजाब वाला रीजन हाईली प्रॉस्परस, हाईली प्रोडक्टिव रीजन। इससे आगे एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर थार है और इधर कच्छ के जो है वो नमक के मैदान है। इधर से भी एंटर नहीं कर पाओगे आप, इधर से भी एंटर नहीं कर, आपको घूम के जाना पड़ेगा। और यहां से घूम के जाओगे तो इधर प्रतिहार शासकों की बहुत जबरदस्त डिफेंस है। तो इसलिए लगभग 200 सालों तक, ठीक है, 200 या तो 300 साल आप मान सकते हैं कि थ्रू आउट 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी एंड देन 11th सेंचुरी में जाकर जो है वो आप मानेंगे कि मुसलमानों की इतनी हिम्मत हुई कि अब वो भारत पर आक्रमण करें। या इस तरह बोला जाए कि भारतीयों में इतनी डिसयूनिटी फैल गई कि मुसलमान आक्रमण कर सके। करना तो पहले भी चाहते थे, लेकिन वो डरते थे भारतीयों से, वो डरते थे हिंदुस्तानियों से कि इनके पास सेना बड़ी है और इनके पास यूनिटी ज़्यादा है, ये हमारा सामना कर लेंगे, हमें सामना नहीं, इनफैक्ट हमें पीट देंगे ये। ठीक है, तो लगभग 300 सालों तक उन्होंने फिर अटैक, बड़े लेवल पर अटैक नहीं किया। आते थे, लूट करके चले जाते थे, लेकिन कॉन्क्वेस्ट के जो है वो इरादे से वो नहीं आए, कॉन्क्वेस्ट के इरादे से घुरिड आया। ठीक है, तो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने समझा गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों में हमने शुरुआती शासक नागभट्ट प्रथम और भोज शासक, भोज के बाद भोज के डिसेंडेंट महिरपाल, सॉरी नॉट महिरपाल लेकिन महेंद्रपाल। ठीक है, और उससे पहले हमने नागभट्ट प्रथम। तो ये सारा, और गुर्जर प्रतिहारों का एक्सटेंड कहाँ है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट मैप के जरिए भी हमने समझने की कोशिश करी। ठीक है, आई होप आपको गुर्जर प्रतिहार समझ आए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं, छूट गए हैं, तो डरिए मत, जब मैं आपको राजपूत करवाऊंगा वहां पर वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ओरिजिन को लेकर थोड़ी सी थ्योरीज जो है वो आपकी और मेरी कॉन्फ्लिक्ट हो। तो मैंने आपको बोला ना, कॉन्फ्लिक्ट तो है, ये ऑलरेडी है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और बाहर के हिस्टोरियंस में कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। लेकिन जो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस हैं या जो मेरी जनरेशन के जो इतिहास को स्टडी कर रहे हैं लोग, वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि माइग्रेशन भी हुआ है और नेटिव भी है। कॉमन सेंस है, तो माइग्रेशन भी हुआ है, कॉमन सेंस है, नेटिव भी है, कॉमन सेंस है, और वो उनका इंटरमिक्स भी हुआ होगा, कॉमन सेंस है। तो प्रेजेंट डे जो ये राजपूत क्लैंस हैं, या माना जाए कि 7th 8th सेंचुरी की जो राजपूत क्लैंस थी, ये क्या थी, ये उन्हीं बाहरी इन्वेडर्स एज वेल एज नेटिव पॉपुलेशन के मिक्स से क्रिएट हुई है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहां कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम पाल शासकों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा चोल डायनेस्टी के बारे में। राइट, तो आपका एक जो है वो मैंने बोला ना, डिटेल कॉन्सेप्ट जनरेट करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, फैक्ट के पीछे नहीं। फैक्ट्स जुड़ते चले जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया कंट्रोल में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आर्ट एंड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो जब राजपूतों को कराऊंगा तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट और कल्चर दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, उसमें गुर्जर प्रतिहार भी आएंगे। ठीक है, तो जब राजपूत स्पेसिफिक कराऊंगा तो वहां पर आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, सोसाइटी वगैरह, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। राइट, सो आज के टॉपिक को करते हैं यहाँ कंक्लूड। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में। इस सेशन को अगर आपने अंत तक देख लिया तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा बुरा लगा है, जैसा भी फील करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।